देश में दो भारत है, एक अमीर का और एक गरीब का भारत। ये कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि देश में दो ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, जबकि सत्ता पक्ष की रैलियों में इन दो शब्दों का जिक्र ही नहीं है। क्या जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों का नारा है, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या देश की जनता को भी अब से मंदिर की ही जरूरत है? क्या आस्था इतनी हावी हो गई है कि पेट की आग लोगों को अब सताती ही नहीं? मोदी जी भरे मंच से ये कहते जरूर हैं कि विपक्ष नवरात्रों में मछली खा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ये मुद्दा नहीं है। उनका लगातार एक नारा है, पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि पिछले 70 सालों में महंगाई इतनी बढ़ी थी जितनी कि अब 10 सालों में बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, मकान, ज़मीन, सोना, चांदी, सब्जी, भाजी की कीमतों में उछाल क्या पिछले 10-70 सालों में था जितना अब हुआ है? शादियों का सीजन है। अब आप ही बताइए कि बीजेपी की सरकार आने से पहले सोने का क्या रेट था, सोना क्या रेट था? महंगाई का अंदाज़ा नहीं लग जाएगा तो आप बताइएगा। फिलहाल आप लोगों के बीच में एक विश्लेषण लेकर आई हूँ। बेरोजगारी का कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। 2024 का अंतरिम बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। इन उपलब्धियों में जिक्र हुआ स्किल इंडिया मिशन का, सरकार की फ्लैगशिप पॉलिसी, जिसका जिक्र मोदी सरकार के कई मंत्री कई मौक़ों पर करते रहते हैं। आंकड़ों की माने तो अभी तक इस पॉलिसी के तहत 1,40,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग मिली। 54 लाख युवाओं को अब स्किलिंग और रीस्किलिंग का फ़ायदा मिला, यानी 54 लाख युवाओं ने अपने वर्क फील्ड में और बेहतर स्किल प्राप्त की या नई स्किल सीखी। कुल मिलाकर सरकार ने ये बताने की कोशिश की थी कि उसने देश में रोजगार को बढ़ावा दिया। आर्थिक मोर्चे पर सरकार बार बार एक और उपलब्धि का जिक्र करती है, यही कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सारी बातें पारंपरिक रूप से ऐसे संकेत देते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ चंगा है और सिर्फ चंगा है। तो दोस्तों, कुछ बातें याद कीजिए, हो तो नोट भी कर लीजिएगा। अगर मेरा आकलन गलत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आकलन कहाँ गलत रह गया। दरअसल साल 2023 हरियाणा में एसएससी एग्ज़ाम 13,000 सीटों की भर्ती, लेकिन आवेदन कितने? 13 लाख से ज़्यादा। कुछ दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई, पद 60,000 और आवेदन कितने? 50 लाख से ज़्यादा। और हद तो तब हो गई जब ये पेपर भी लीक हो गए और अब तक पता नहीं है कि ये पेपर दोबारा होंगे भी या नहीं होंगे। ये इक्का दुक्का मामले होते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही हाल पिछले सालों की कई परीक्षाओं में देखने को मिला। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या CMIE, ये एक संस्था है जो आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े पब्लिश करती है। इसके हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20-24 की एज ग्रुप में 44.30% युवा बेरोजगार थे और 25-29 एज ग्रुप में ये बेरोजगारी दर 14% ज़्यादा थी। अब एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान होकर आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारें अपनी उपलब्धियों का बाजा बजा रही है, और ये सब के बीच आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, नाम इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसने देश में युवाओं के हाल के बारे में एक बड़ी गंभीर बात सामने रखी। इसके मुताबिक देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। इतने आंकड़े तो आखिर सच में सच क्या है? पूरी बात समझने के लिए पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी समझ लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि देश की इस कॉम्प्लेक्स समस्या की जड़ें कितनी विशाल हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेरोजगारी आखिर है क्या। इसको समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी, लेबर फोर्स और दूसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेट्स रेट। पहले
लेबर फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हर आयु वर्ग का व्यक्ति काम नहीं करता। संस्थाएं ये मानती हैं कि काम करने वाले लोगों की उम्र 15 साल से ऊपर होती है, जिसे हम वर्किंग एज ग्रुप भी कहते हैं। इस वर्किंग एज ग्रुप की कुल जनसंख्या में से जितने लोग काम कर रहे हैं प्लस जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनका टोटल ही लेबर फोर्स कहलाता है। लेबर फोर्स के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेट्स को समझते हैं। वर्किंग एज ग्रुप में से कितने प्रतिशत लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट कहते हैं। अब समझिए बेरोजगारी की परिभाषा। अर्थशास्त्र की भाषा में बेरोजगारी का मतलब है वो सिचुएशन जब लेबर फोर्स का कोई व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार करने लायक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे निकालते हैं बेरोजगारी दर यानी लेबर फोर्स में बेरोजगारी का प्रतिशत, इसे ही बेरोजगारी दर कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन भारत के मामले में असली समस्या बेरोजगारी दर से नहीं बल्कि लेबर फोर्स से शुरू होती है। लेबर फोर्स की समस्या क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर लेबर फोर्स की समस्या है क्या। आपने बार बार एक शब्द का जिक्र सुना होगा, डेमोग्राफिक्स डिविडेंड, यानी जब देश में कामगार जनसंख्या वही जिसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, ये जनसंख्या ज़्यादा होती है तब देश में कामगारों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लेबर फोर्स कहते हैं। लेबर फोर्स ज़्यादा होने से देश में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ये स्वाभाविक बात है कि उत्पादन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। लेबर फोर्स से ये पता चलता है कि वर्किंग एज ग्रुप का कितना बड़ा हिस्सा काम कर रहा है और कितना हिस्सा काम नहीं कर रहा है। CMIA के अनुसार भारत में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या का 79% है। माने भारत में हर 100 में से 79 लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं। देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो इस हिसाब से देश की वर्किंग एज ग्रुप की संख्या करीब 111 करोड़ है। लेकिन CMIE जून 2023 में आई सालाना रिपोर्ट के हिसाब से दिक्कत इस 111 करोड़ की संख्या में 92.2% महिलाएं और 33.6% पुरुष हैं ही कोई रोजगार कर रहे हैं या लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। इसका भी आंकड़ा समझते हैं। वैसे तो देश में महिलाएं या पुरुष का अनुपात 10-20 एज या 1000 यानी हर 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं, लेकिन ये अनुपात राज्यों और अलग अलग आयु वर्ग में ऊपर नीचे होता है। तो बात समझने के लिए हम आपको 1000 से 1000 मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि 111 करोड़ से 55 करोड़ महिलाएं हैं और उतने ही पुरुष जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है। अब इन 55 करोड़ महिलाओं में से लगभग 51 करोड़ महिलाएं और लगभग 18.5 करोड़ पुरुष ना ही कोई रोज़गार कर रहे हैं और ना ही किसी रोज़गार को खोज रहे हैं, मसलन वो लेबर फोर्स का हिस्सा भी नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2022-23 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट महज 40% रहा, यानी वर्किंग एज ग्रुप और लेबर फोर्स के बीच 39 का फ़र्क है। माने वर्किंग एज ग्रुप की संख्या तो 111 करोड़ के आसपास है, पर इसमें से सिर्फ कुछ नंबर के लोग ही हैं जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग एज के 68 करोड़ लोग देश में ना ही रोज़गार कर रहे हैं और ना ही रोज़गार ढूंढ रहे हैं। इस वजह से देश का एसेट देश के लिए लायबिलिटी बन रहा है। एसेट माने संपत्ति और लायबिलिटी माने भार। कैसे? कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेट इकोनॉमी की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ऐसे सिचुएशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो मिलने से रहा उल्टा नुकसान होगा, जिसे इकोनॉमिक में डेमोग्राफिक डिजास्टर कहते हैं। तो ये है बेरोज़गारी दर की। लोग बेरोज़गार किस हद तक हैं, कैसे हैं।
अब इसमें जान लेते हैं कि हाउस लोड इनकम यानी घरेलू आमदनी कम होती है, जिससे पूरी इकनॉमी में डिमांड घट जाती है। फिर इस कम होती डिमांड के कारण उद्योगों को घाटा होता है, जिससे उद्योग बंद हो जाते हैं और नौकरियों की संख्या में और गिरावट हो जाती है, जिस वजह से बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी एक कुचक्र शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पिछले सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट गिरा है। 2016-17 में CMIE के डेटा के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट 46.2% था और जो 2023 में 40% हो गया। प्रतिशत के मामले में ये अंतर महज 6.2% का दिख रहा है, लेकिन नंबर में से ये 7 करोड़ के करीब है। यानी 2016 से 7 करोड़ लोग सिर्फ बेरोजगार ही नहीं हुए, वो तो लेबर फोर्स से ही बाहर चले गए, यानी वो अब रोज़गार ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मामले में लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट लगातार कमी हो रही है। 2016-17 में महिलाओं की भागीदारी 15% थी, जो निरंतर घटते हुए 2022-23 में 8.8% हो गई है। महिलाओं को इतनी कम भागीदारी की कुछ बड़ी वजह हैं, जैसे काम में पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी मिलना, एजुकेशन ना मिलना, सोसाइटी का प्रेशर, महिलाओं के लिए काम की जगहों में सुरक्षित माहौल ना होना। हालांकि CMIE के लेबर फोर्स में 1.5% की वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़ा है कि बेरोजगारी दर, जहां एक तरह से मौजूदा सरकार लगातार कहती आई है कि बेरोजगारी दर घटी है और लोगों को काफ़ी हद तक रोज़गार मिला है, तो ये रिपोर्ट के मुताबिक ये बता रहा है कि अब तो लोग रोज़गार ढूंढना ही उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे पहले एक ख्वाहिशें होती थी ना कि अब हमने इतना पढ़ लिया या इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो इसके बाद हमें इस फील्ड में जाना है, हमें ये नौकरी करनी है। तो लोग तलाशते थे, इंटरनेट पे लगातार ढूंढते थे कि हमारे इस एज ग्रुप में, हमारे इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा काम हम कर सकते हैं, कौन सा काम हमें मिलेगा, क्या रोज़गार वो मिलेगी। तो अब लोगों ने ढूंढना ही छोड़ दिया है, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं। अब लोगों ने वही चीज़ें हैं ना कि पकौड़ा तलना ज़्यादा सही है, क्योंकि पता है रोज़गार नहीं मिलेगी। अब चीज़ें लोग अपने ही अंदर से जो चीज़ें होती है वही निकाल के कर रहे हैं। कोई पकौड़ा तल रहा है। और मोदी सरकार के आने के बाद एक आंकड़ा ये भी कहता है कि टी स्टॉल पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप देखेंगे तो MBA टी स्टॉल, ग्रेजुएशन टी स्टॉल, तो इसी तरह के नाम आपको मिलते रहेंगे। तो जो लोगों बच्चों ने डिग्री ले रखी होती है, उस डिग्री के नाम पर उनके टी स्टॉल चलते हैं, उस डिग्री के नाम पर उनके किसी न किसी चीज़ के कोई स्टॉल चलते हैं। मतलब लोगों ने अब रोज़गार ढूंढना ही छोड़ दिया है, नौकरियां तलाशनी ही छोड़ दी है, क्योंकि लोगों को पता है कि अब ऐसा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि जब तक नौकरियों की तलाश करेंगे, नौकरियों की तैयारी करेंगे, तो उनकी या तो उम्र निकल जाएगी और वो कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। तो ये एक डर था। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है, लगातार उनके मंत्रियों का मानना है कि रोज़गार प्रतिशत में बहुत वृद्धि हुई है। महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं कि किस हद तक वो चीज़ें चली गई हैं। और सब चीज़ें जनता के ठीक सामने, लेकिन जनता भी कम नहीं है, वो ये सब कुछ देखना नहीं चाहती है। 5 किलो राशन और कुछ जो सुविधाएं हैं जो मेरे ख्याल से अपंग बनाने का काम कर रही हैं, हर तबके के युवाओं को अपंग बनाने का काम कर रही हैं, युवाओं उसी सुविधाओं से खुश हैं। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और
हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।